नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे और सभी स्वस्थ होंगे। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जो भी अपन ने जो एमसीक्यू स्टार्ट कर रखा था पहले से अपन ने, वही एमसीक्यू आज अपन वापस से सोल्व कर रहे हैं। पार्ट शायद 4th या 5th पार्ट है, जो भी होगा। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स खास तौर से आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी में ये जो क्वेश्चन है वो कॉमन आते हैं। उन्हीं के रिगार्डिंग आज अपन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 से पहले हो चुका है। ड्रोसा और डाइसर आरएनएज थर्ड फैमिली के मेंबर हैं विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन। इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि पूछा क्या गया है। ड्रोसा और डाइसर ये है क्या, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के मेंबर होते हैं। आरएनएज थर्ड ये क्या होते हैं, मेंबर। अब इसका नाम से भी है कि ये आरएनएज जहां भी आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि आरएनए को ब्रेक करने वाला, आरएनए को ब्रेक या तोड़ने वाले जो एंजाइम होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, आरएनएज थर्ड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हैं, डाइसर और ये है ड्रोसा और डाइसर, कि जैसे कोई भी ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस में जो डीएनए है वो क्या होगा, एक्सप्रेस होगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगा और उससे क्या बनेगा, एक एमआरएनए बनेगा या फिर अपन कह सकते हैं आरएनए बनेगा। ये खास तौर से कौन से आरएनए, एमआई आरएनए कह सकते हो, माइक्रो आरएनए कह सकते हो, ये आरएनए होते हैं। इन आरएनए को इन आरएनए को क्या करेगा, ये आरएनए कुछ इस प्रकार से अपने आप में फोल्डेड होते हैं, इनमें रिपीटिंग सीक्वेंस हो सकती है और यहाँ से कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, ड्रोसा इनके ऊपर बाइंड होते हैं और इनको क्या करते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये फ्रेगमेंट्स कहाँ से आते हैं, साइटोप्लाज्म में आते हैं और साइटोप्लाज्म में इनको क्या कर दिया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है इस प्रकार से। ये क्या कहलाते हैं, माइक्रो आरएनए कहलाते हैं। छोटे स्ट्रैंड जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, माइक्रो आरएनए कहलाते हैं। आरएनए के छोटे से फ्रेगमेंट्स जो होते हैं छोटे छोटे, ये आरएनए कहलाते हैं। अब ये क्या करेंगे, जैसे मान लो कोई जीन है, एक कोई अलग से जीन है और वो जो डीएनए है वो क्या बनाएगा, एक आरएनए बनाएगा इस प्रकार से। और ये आरएनए क्या बनाता है, एक विशेष प्रकार की जो प्रोटीन है वो बनाता है। ये क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। अपन क्या चाहते हैं कि ये जीन एक्सप्रेस ना हो, ना होने का मतलब ये प्रोटीन का निर्माण नहीं हो। तो ये जो आरएनए होते हैं, ये वाले जो माइक्रो आरएनए हो, ये क्या करते हैं, इन किसी भी जीन के साथ में जाके अगर इनके किसी के कॉम्प्लीमेंट होंगे तो यहाँ पर ये क्या होंगे, बाइंड हो जाएंगे। जैसे इस प्रकार से डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया और इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को क्या कर दिया जाएगा, डिग्रेड कर दिया जाएगा। किसके द्वारा, रिस्क कॉम्प्लेक्स के द्वारा, ठीक है ना। आरएनए इंडेजिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसे, आरएनए इंडेजिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। और ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो होगा उनको क्या कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा रिस्क कॉम्प्लेक्स के द्वारा। इसका मतलब जो एमआरएनए यहाँ एक्सप्रेस होने वाला था, प्रोटीन बनाने वाला था, वो अब नहीं बनेगा, ठीक है। इसका मतलब ओवरऑल अपन कहें कि उस जीन को अपन ने क्या किया है, इस जीन को क्या किया, टारगेट जीन को, तो इसमें टारगेट जीन को साइलेंट किया जाता है,
ठीक है। अगर आपको कोई भी जीन को साइलेंट करना है तो उसके अंदर ये जो है ड्रोसा और डाइसर जो है वो यूज में आते हैं। अब अपन चलते हैं अपने वापस क्वेश्चन के ऊपर। यहां पे आप देखोगे कि प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, किस में इंपॉर्टेंट करते हैं, बायोसिंथेसिस ऑफ एमआरएनए, बायोसिंथेसिस ऑफ एमआरएनए ये तो नहीं है, मैच्योरेशन ऑफ माइक्रो आरएनए, देखो ये रहा, मैच्योरेशन ऑफ माइक्रो आरएनए, और यहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ आरएनए सिंथेसिस, बायोसिंथेसिस ऑफ ऑल टाइप ऑफ आरएनए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कौन सा आ गया, ये आ गया। माइक्रो आरएनए के सिंथेसिस में या उसकी प्रोसेसिंग के अंदर क्या यूज में आते हैं, डाइसर और ड्रोसा जो है वो यूज में लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे 70 में, एंड्रोजेनेसिस हैप्लॉइड्स, एंड्रोजेनेसिस हैप्लॉइड्स आर मोस्ट यूजफुल टू देयर, ठीक है ना, कहाँ यूज में आते हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे कि आपके पास में इस प्रकार से आपके पास में क्या है, एक स्टेमन है, स्टेमन में ये पार्ट जो होता है वो क्या होता है, एंथर होता है। इन्होंने क्या किया है कि जो एंड्रोसियम अपन कह सकते हैं, यहां पर एंड्रोजन कहा है, एंड्रोजन, एंड्रोजन का मतलब होता है, एंड्रोशियम से लिया गया है, एंड्रोशियम का मतलब होता है कि ये जो पार्ट होता है, अगर आप इस पार्ट का कल्चर करो, प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या करो, कल्चर, तो इसके अंदर क्या होते हैं, एंथर के अंदर हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स होते हैं, हैप्लॉइड पोलन ग्रेन होते हैं। यदि आप इनको क्या करोगे, कल्चर करोगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यदि आप इनको कल्चर करोगे तो जो प्लांट बनेगा, जैसे यहाँ पे आपने कल्चर किया, इस प्रकार से आपने क्या बना दिया, ये कैलस बन गया एंथर से, और इसके ऊपर यदि प्लांट बने अब, ठीक है, तो यहाँ पर प्लांट जो बनेंगे, ये प्लांट जो होंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड, ये प्लांट क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। और इन हैप्लॉइड प्लांट को अपन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर एंड्रोजन हैप्लॉइड बोल रहे हैं। अब इसमें है क्या, जैसे मान लो कि कोई प्लांट है, यहाँ पे अपन देखेंगे कोई प्लांट है, उसका नेचर जो है, जैसे मान लो कि उसमें जीन का जो कंपोजिशन है वो क्या है, कैपिटल ए हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। अब एंथर जब कल्चर करोगे उनमें से, क्योंकि एंथर कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ये कैसे होते हैं, एंथर या पोलन ग्रेन जो होते हैं, पोलन ग्रेन्स वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड होगा तो इनमें से कोई एक आएगा, या तो ये प्लांट बनेगा या ये प्लांट बनेगा, दोनों में से यही आएगा। तो आपने इसको कल्चर किया, तो जो प्लांट कल्चर हुआ है उसमें सब में क्या है, ए एलील है सभी में, और ऐसा अगर हो, केवल एक ही प्रकार का एलील प्रेजेंट हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं, होमोजाइगस, होमोजाइगस। और ऐसे बहुत सारे अगर प्लांट आपके पास में होमोजाइगस, तो उसे अपन क्या कह सकते हैं, होमोजाइगस स्टॉक कह सकते हैं, किसका, प्लांट्स का स्टॉक। अब आपको क्या काम आ सकता है ये हैप्लॉइड स्टॉक, एक तो जैसे जो कोई म्यूटेशन वगैरह होते हैं, जैसे डिलीशन म्यूटेशन वगैरह है, क्रोमोसोम की संख्या में कमी ज़्यादा या ऐसा कुछ हो सकता है, तो उनको चेक कर सकते हो होमोजाइगस से। एक आपको ये स्टॉक बनाकर रख सकते हो इन फ्यूचर, अगर आपको क्या चाहिए, होमोजाइगस चाहिए। ये तो क्या है, हैप्लॉइड अभी तक केवल ए है, अगर होमोजाइगस इसका बनाना हो आपको, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, डिप्लॉइड बनाओगे आप इसके। डिप्लॉइड कैसे बनाओगे कि इसमें जब इसको कल्चर करोगे आप, कोल्चिसिन की उपस्थिति में, ये जो सिंगल सेल जो होती है ये किस स्टेज पे, मेटाफेज में, मेटाफेज में जब सेल ये डिवाइड करेगी मेटाफेज में, क्रोमोसोम की संख्या जो है वो क्या होती है, डबल होती है। इस स्टेज को ये क्या करेगा, कोल्चिसिन अरेस्ट करेगा,
अरेस्ट मतलब इसको रोक देगा यहाँ पर, किसको, माइक्रोट्यूब्यूल्स के फॉर्मेशन को रोक देता है। तो ये क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट नहीं होते हैं। क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होने के कारण से जो सेल बनेगी इसमें डिवीजन भी नहीं होगा। मतलब क्रोमोसोम का सेपरेट नहीं होगा तो क्रोमोसोम का सेपरेशन भी मतलब या फिर न्यूक्लियस का सेपरेशन भी नहीं होगा, ये कह सकते हैं अपन। और जो अब जो सेल बनेगी ये कैसी होगी, डिप्लॉइड सेल बनेगी। ये कैसी होगी फिर, डिप्लॉइड। और डिप्लॉइड भी कैसे, दोनों कैसे होंगे, स्मॉल ए होंगे। तो यहाँ पर इससे क्या बनाया अपन ने, होमोजाइगस प्लांट बना सकते हैं, या ऐसा होगा तो इसका भी होमोजाइगस प्लांट बना सकते हैं। इस प्रकार से होमोजाइगस प्लांट का क्या बना सकते हो आप, स्टॉक बना सकते हो। किससे, हैप्लॉइड प्लांट के कल्चर से, या फिर अपन कह सकते हैं एंथर के कल्चर से, या फिर अपन कह सकते हैं एंड्रोजन, या फिर मतलब कह रहे हैं ना एंड्रोशियम कह सकते हो आप, है ना। एंथर है ये और यहाँ पर ये है एंड्रोजन तो नहीं कह सकते अपन, इसको एंथ्रीडियम कह सकते हैं, एंथर कह सकते हैं, है ना, एंड्रोशियम कह सकते हो ना, ये वाले हैं। आगे अपन देखेंगे यहाँ पे, इसमें क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो कौन सा है, हाई प्रोडक्टिविटी, एक्सेसिव विगर, होमोजाइगस स्टॉक। होमोजाइगस मतलब सेम एलील वाले प्लांट जो हैं उनका स्टॉक आप इस मेथड से बढ़ा सकते हो। अगला अपन देखेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो चलो भाई उसका बायोस्टेट्स का है, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है ना। तो क्रोमोप्लास्ट होता है तो सीधी सी बात है उसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्रोमोप्लास्ट जो भी कलर्ड प्लांट है, कलर्ड प्लांट का पार्ट है, फ्लावर्स हैं, है ना, कई प्लांट की लीव्स भी कलर्ड होती है, उनमें मोस्टली जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। उनके अंदर क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं जो उनको कलर देते हैं, जैसे कैरोटिनॉइड्स हो सकता है, एंथोसाइनिन हो सकता है, ये सभी कलर्स होते हैं। एमाइलोप्लास्ट इसके नाम से ही है, स्टार्च का स्टोरेज किया जाता है, एमाइलोज का स्टोरेज किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज किया जाता है। इसमें दिया हुआ है प्रोटीन का, जो क्या है गलत है। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे दिया हुआ है क्लोरोफिल का, ठीक है ये तो। ओलियोसोम्स ऑयल्स का स्टोरेज करता है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये देखते हैं 81 नंबर का, द वेसिकल्स विच कलेक्ट एंड फ्यूज एट इक्वेटोरियल प्लेन फॉर्म प्राइमरी सेल प्लेट ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस डेराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स। देखो इसमें पूछा क्या गया है, सिर्फ आपको ये करना है कि जब प्लांट सेल जो होती है, कौन सी, प्लांट सेल, इसमें क्या होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इसका मतलब पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। तो यहां पे अपन देखेंगे कि ये जो सेल है इसमें डिवीजन हुआ है, तो डिवीजन हुआ तो पहले कैरियोकाइनेसिस होगा। इसका मतलब 2 न्यूक्लियस बना है, ये 2 न्यूक्लियस बन गया। इधर भी गोल्जी बॉडी है, इधर भी गोल्जी बॉडी है, इस प्रकार से ये भी है। गोल्जी बॉडी जो है उसे क्या कहते हैं प्लांट में, डिक्टियोसोम। इसे क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। इसे ऐसे भी लिख सकते हो डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम जो होता है, या फिर इसे गोल्जी बॉडीज कह सकते हो। गोल्जी बॉडीज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करता है। खास तौर से कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी अपन देखेंगे तो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, ये क्या करते हैं, डिक्टियोसोम के कुछ छोटे छोटे जो वेसिकल्स होते हैं इस प्रकार से ये इकट्ठे होते हैं और कहाँ जाते हैं, ये डिक्टियोसोम इनसे निकलते हैं, छोटे छोटे वेसिकल्स निकलते हैं इस प्रकार से। और ये कहाँ पे आते हैं, सेल के बीचों बीच वाले जो पार्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मिड प्लेट बोलते हैं। इसको
एम प्लेट कहते हैं। एम प्लेट के ऊपर धीरे धीरे ये वेसिकल्स क्या होंगे, आकर अटैच होंगे इस प्रकार से। और क्या रिलीज करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का यहां पर रिलीज करेंगे, कार्बोहाइड्रेट रिलीज करेंगे। इसका मतलब प्लांट्स में जब सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है तो वो कहां से होता है, सेंटर से स्टार्ट होता है, सेंटर से स्टार्ट होता है ना। अंदर से स्टार्ट बाहर की तरफ आता है, यहां से स्टार्ट होता हुआ बाहर की तरफ चलता है। जबकि अगर प्लांट आप एनिमल्स की सेल देखोगे और आप कहोगे इसमें साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, तो हमेशा इसमें होता है कि ये जो है सेल अंदर की तरफ धंसने लगती है इस प्रकार से, इस प्रकार से, मतलब इसमें बाहर से होता है, इधर से ऐसे सेल अंदर धंसती है, ऐसे होता है साइटोकाइनेसिस एनिमल्स में। जबकि प्लांट्स में पहले क्या बनती है, मिड प्लेट के ऊपर धीरे धीरे जो एम प्लेट है इसके ऊपर क्या डिपोजिशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का डिपोजिशन होता है, जो कौन करता है, डिक्टियोसोम करता है। और धीरे धीरे कौन सी सेल, ये तो बनती है मिडल लेमिला, मिडल लेमिला, ठीक है ना। ये क्या बनाती है, मिडल लेमिला बनाती है। मिडल लेमिला के बाद में बनेगा प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्सरी सेल वॉल, इस प्रकार से बनता रहता है। तो ये इन्हें क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है ना, कि डिक्टियोसोम किस में पाया जाता है, किसका उपनाम है, ये चीजें आपको याद रख लेनी है। यहां से अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर ये वाला। तो ये पूछा है कि भाई इनके साइटोकाइनेसिस के दौरान जो इक्वेटोरियल जो प्लेट होती है उसके ऊपर, उसे अपन क्या कहते हैं, सेल प्लेट के नाम से जानते हैं। विच सेल ऑर्गेनल्स आर कलेक्टेड, तो वो वहाँ पे क्या सेल ऑर्गेनल आके इकट्ठे होते हैं, कौन से होते हैं, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। लाइसोसोम नहीं आता है, वैक्यूल भी नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। इसे डिक्टियोसोम के नाम से भी जानते हैं। इसमें देखो भाई क्वेश्चन नंबर 79, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, इस क्वेश्चन को तो आप लिख ही लेना, ठीक है, क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चंस आते हैं जिसमें सिर्फ आपको क्या करना है, इनके मैच करने हैं साइंटिस्ट के नाम और थ्योरी के नाम। तो ये आपको क्या कर लेने हैं, मैच कर लेने हैं। तो इसमें आप देखोगे सिर्फ इनकी क्या दी हुई है, डिस्कवरी दी हुई है और सामने दिया हुआ इनके साइंटिस्ट का नाम, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकेंड, ये दिया हुआ है। पीसीआर जो टेक्नोलॉजी है कैरी मूलिस ने दिया था, ठीक है ना, इसका नाम से डायरेक्ट ही है, कैरी मूलिस ने दिया था। और यहाँ पर जंपिंग जीन जो है वो किसने दिया था, मेज के अंदर मैकलिनकॉक ने दिया है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एल्स जेफरी ने दिया है, इसमें होगा ये एल्स जेफरी रहा। और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की डिस्कवरी किसने किया, कॉर्नबर्ग ने किया था, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉर्नबर्ग। इस प्रकार से आप इनको मैच कर सकते हो, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अगले पेपर चलते हैं। देखेंगे 82 नंबर का, एंजाइम्स एसिलेट रिएक्शन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी, कौन से स्ट्रेटेजी से एंजाइम जो होता है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या कर सकता है, इंड्यूस कर सकता है, उसकी गति को बढ़ा सकता है ना। तो यहाँ पर ये पूछा है एसिलरेट का मतलब बढ़ाना, है ना। निम्नलिखित युक्तियों में से कौन के द्वारा एंजाइम की अभिक्रिया को त्वरित किया जा सकता है, मतलब बढ़ाया जा सकता है। तो सीधी सी बात है, इसमें अगर अपन देखेंगे यहाँ पे कि कोई भी जो एंजाइम है, एंजाइम क्या करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के करने के लिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म होने के लिए उसे मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। रिएक्शन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, मिनिमम, या मिनिमम अपन कह सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, एक्टिवेशन एनर्जी कह सकते हो। एक्टिवेशन एनर्जी की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जिसमें अपन कह सकते हैं ये एंजाइम है प्लस ये सबस्ट्रेट है और इसके प्रेजेंस में एंजाइम
सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। ठीक है ना। इसमें अपन कहेंगे कि इसको कन्वर्ट करने के लिए, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ पे ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा ये, और एंजाइम जो है वो बाहर निकल जाएगा, ये कह सकते हैं अपन। तो इसको इस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए एक एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? एक्टिवेशन। एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब इसकी ये जो स्टेज है ये क्या कहलाती है? एंजाइम और सबस्ट्रेट जहां बाइंड होते हैं, वो मतलब ये होता है कि जो सबस्ट्रेट है वो लगभग आधा 50% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होता है, उसे अपन ट्रांजिशन स्टेज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेज कहते हैं। इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेज में कन्वर्ट होने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे सपोज आपको 4 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कोई भी है ना। लेकिन अगर एंजाइम आपने मिला दिया, एंजाइम नहीं है तब 4 की आवश्यकता है। अगर आपने एंजाइम मिला दिया तो यहाँ पर अपन कहेंगे कि डायरेक्ट ही ये अपने को 1 किलो कैलोरी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब किसको डिक्रीज कर रहा है? ये एक्टिवेशन एनर्जी की जो आवश्यकता है उसको क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है? डिक्रीज। इसकी एनर्जी की, कम एनर्जी के ऊपर अब ये कन्वर्ट हो सकता है प्रोडक्ट के अंदर। तो सीधी सी बात है, जो रिएक्शन रेट है वो क्या हो जाएगी? अब डबल गुना, कई गुना हो जाएगी उसकी। तो रिएक्शन रेट को बढ़ाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है? कम करता है और उसे ट्रांजिशन स्टेज को बढ़ा देता है। यहाँ पे ऑप्शन में अगर अपन देखेंगे, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो बाई डिक्रीज एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ट्रांजिशन स्टेज, ये आ गया ना एक्टिवेशन एनर्जी, कि ट्रांजिशन स्टेज में कन्वर्ट होने के लिए जो आवश्यकता होती है एनर्जी की, उस एनर्जी को क्या करता है? ये कम कर देता है, डिक्रीजिंग। बाय इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी, बाय इंक्रीजिंग द फ्री एनर्जी बिटवीन द, ये तो कोई मतलब, द इंक्रीजिंग द टर्न ओवर नंबर, है ना, ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे एक अपन देखेंगे 83 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग वायरस फ्री प्लांट्स। वायरस फ्री प्लांट्स को प्राप्त करने के लिए कौन से मेथड को, किस चीज़ को आप कल्चर करना चाहोगे? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इजी हो गया है आजकल, सबको पता होता है कि कोई भी जो प्लांट होता है, यहाँ पे कोई भी जो प्लांट है जो ग्रोथ कर रहा है इस प्रकार से, तो जो टिप वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट होता है, इस पार्ट में कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। लीफ का अरेंजमेंट होता है, लीफ प्राइमोर्डिया का। तो यदि किसी प्लांट के अंदर किसका इन्फेक्शन है? वायरस, यदि वायरस का इन्फेक्शन है, अगर आप उसको वायरस फ्री बनाना चाहते हो तो वायरस की जो, इनकी जो डिवीजन करने की क्षमता है, ये वाला पार्ट है, इसे क्या कहते हैं? सूट टिप। सूट टिप कहते हैं। और एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। तो अगर आप इस पार्ट को कटिंग करके इसको क्या करते हो? कल्चर करते हो, और एक नया प्लांट यदि बना लेते हो, तो वायरस अगर पीछे इन्फेक्शन कर भी रहा है तो वायरस की स्पीड इतनी नहीं हो पा रही है कि इनमें डिवीजन करने की क्षमता ज़्यादा होती है, क्योंकि ये क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वो इतनी स्पीड से ग्रोथ करती है, इतनी स्पीड से डिवीजन करती है कि वायरस का जो इन्फेक्शन है वो पीछे मेरिस्टेमेटिक सेल्स में नहीं पहुँच पाता है। इसका मतलब अगर आप ऊपर वाला पार्ट कटिंग करके अगर आप प्लांट टिश्यू कल्चर करते हो, उससे नया प्लांट बनाते हो, उसमें वायरस का इन्फेक्शन नहीं रहता है, तो हमेशा यूज में आता है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे, तो यहाँ पे ऊपर दिया हुआ इसमें डायरेक्टली एपिकल मेरिस्टेम, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। आगे अपन चलते हैं। देखो इसमें एक क्वेश्चन ऊपर रह गया हुआ शायद कोई, 84 नंबर का क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है द थ्योरी टेमिनिज्म एक्सप्लेन दैट। टेमिनिज्म जो थ्योरी है वो क्या एक्सप्लेन करती है? ठीक है,
टेमिनिज्म थ्योरी। ठीक है, इसमें 2 साइंटिस्टों का योगदान है इस थ्योरी को देने में, टेमिन एंड बाल्टीमोर। इन्होंने ये थ्योरी दी थी। इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे जैसे मान लो कोई सेल है, ये सेल है, इस सेल में ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक है, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए का क्या होगा, रेप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पर प्राइमर आके बाइंड होता है और यहाँ से क्या किया जाएगा, इसका डीएनए का सिंथेसिस कर दिया जाता है। ये कंडीशन देखने को मिलती है अपने को, ठीक है ना, डीएनए का सिंथेसिस कर दिया जाता है। जब ये सेल जैसे ये डीएनए जो है, अब इसको अगर अपन सेपरेट करें तो बड़े वाला जो डीएनए है वो तो कैसा है, ये वाला है, जबकि छोटे वाला जो डीएनए बना है वो कितना बना है, यहाँ बना, मतलब छोटा हो गया यहाँ तक, इतना, यही तो हुआ। तो प्रत्येक बार डीएनए जब रेप्लिकेट करेगा उससे छोटा होता जाएगा इस प्रकार से, और लास्ट के अंदर डीएनए की मात्रा है वो नष्ट हो जाएगी और सेल क्या हो जाएगी, डिग्रेड। ठीक है, सेल किस में चली जाएगी, एपोप्टोसिस में चली जाएगी, या उसका इनएक्टिव हो जाएगी, या उसकी डेथ हो जाएगी। इसका मतलब क्या इनकी लेंथ को मेंटेन किया जा सकता है इस प्रकार से, अगर कोई एंजाइम ऐसा हो जो इनकी लेंथ को मेंटेन करता हो तो वो सेल कभी भी बूढ़ी नहीं होगी, कभी भी उस सेल में एजिंग नहीं आएगी और वो सेल लगातार क्या कर सकती है, डिवीजन कर सकती है। जैसे अपन देखेंगे यहाँ पर ट्यूमर सेल और जर्म सेल, आपके जो भी जर्म सेल होती हैं, और इसके अलावा अपन देखेंगे कैंसर सेल, इसके अलावा देखोगे आप प्लांट सेल। ये सभी सेल ऐसी हैं, इनको कितना भी कल्चर कर लो, लगातार सेल है वो डिवाइड कर सकती है। इसका मतलब इनमें कोई विशेष एंजाइम उपस्थित होगा जो क्रोमोसोम की जो साइज है उसको क्या करके रखता है, बना के रखता है। जैसे अपन कहेंगे यहाँ पे कि भी जो क्रोमोसोम है, यहाँ पे ये क्रोमोसोम है, इसकी लेंथ इतनी की इतनी बनी रहे, तो यहाँ पे कोई एंजाइम होना चाहिए जो इसकी लेंथ को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। इसलिए इन दोनों ने वर्क किया और इन्होंने देखा कि एक एंजाइम होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, टीलोमरेज। इसे क्या कहते हैं, टीलोमरेज एंजाइम कहते हैं। और ये टीलोमरेज एंजाइम जो होता है वो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। कैसा होता है, डीएनए का तो सिंथेसिस करता है एंड का, लेकिन किसके ऊपर करता है, तो टेम्पलेट के रूप में क्या यूज में लेता है, ये आरएनए को। आरएनए की सहायता से डीएनए का सिंथेसिस कर सकता है। ऐसे एंजाइम को क्या कहते हैं, टीलोमरेज कहते हैं। अब आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने वाला हो तो उसे अपन क्या कहेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर रहा है, और डीएनए आरएनए को जब डीएनए में कन्वर्ट करता है उसे क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये एंजाइम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो थ्योरी है वो किसने दी थी, टेमिनिज्म थ्योरी के नाम से जाना जाता है। टेमिन और बाल्टीमोर ने दी थी। और ऐसे जो वायरस हैं, क्योंकि ये टर्म कहाँ से आया है, वायरस से आया है। वायरस में जैसे अपन HIV वायरस वगैरह देखेंगे तो ये HIV वायरस वगैरह क्या होते हैं, आरएनए वायरस वाले होते हैं, और ये क्या करते हैं, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं और अपनी मल्टीपल कॉपीज बढ़ा लेते हैं। सेम इसी प्रकार से क्या करते हैं, जो टीलोमियर सीक्वेंस होती है, इन एंड वाले जो पार्ट होते हैं इनमें क्या होती है, टीलोमियर सीक्वेंस होती है। टीलोमियर सीक्वेंस होती है, जैसे अपन देखेंगे यहाँ पर TTAGG, ये क्या है, टीलोमियर सीक्वेंस है। और टीलोमियर सीक्वेंस जब होती है तो उसका रेप्लिकेशन करने के लिए कौन आता है, टीलोमरेज एंजाइम आता है। लेकिन एनिमल्स की सेल में, नॉर्मल में नहीं होता है। किस में नहीं होता है, सोमेटिक सेल में। सोमेटिक जो सेल होती है
इनमें नहीं पाया जाता है, इसलिए अपनी जो सोमेटिक सेल्स है वो सर्वाइव ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं करती है यदि कल्चर किया जाए तो, ठीक है ना। और करता क्या है ये, कैसे क्या करता है, जैसे मान लो कि ये डीएनए है और इस डीएनए की लेंथ जो है वो क्या है, छोटी है। इस डीएनए की लेंथ क्या है, छोटी है। यहाँ पर अपन देखेंगे 5 प्राइम 3 प्राइम, ये क्या है 5 प्राइम 3 प्राइम। अब आप क्या चाहते हो कि ये जो छोटा फ्रेगमेंट है ये बढ़े, तो क्या करना होगा आपको, कौन सा एंजाइम आएगा, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है वो आएगा, यहाँ पे वो आएगा इस प्रकार से। इस प्रकार से ये आएगा और यहाँ पे क्या लेके आएगा, ये अपन कह सकते हैं एक आरएनए का फ्रेगमेंट इसमें पाया जाता है। ऐसा एंजाइम जिसमें पहले से आरएनए उपस्थित हो वो क्या करेगा, जो बड़े वाला फ्रेगमेंट है उसके पास में आके अटैच होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, पहले छोटे वाले की लेंथ नहीं बढ़ाएगा भाई। कभी भी याद रखना कि टेलोमेरेज जो एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम होता है वो कभी भी छोटे फ्रेगमेंट की लेंथ को नहीं बढ़ाता है, बड़ा जो फ्रेगमेंट पहले से है उसी का फ्रेगमेंट को क्या करता है, ये बढ़ाता है। और ये क्या करेगा, इसके साथ में इस प्रकार से एक डीएनए को सिंथेसिस करेगा जो पहले से उपस्थित है, उसी डीएनए की लेंथ को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। तो डीएनए की लेंथ बढ़ गई, कौन से वाले डीएनए की लेंथ बढ़ी है, बड़े वाले की। इसका मतलब ये जो आरएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए पॉलीमरेज है वो कैसा है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। ये जो बना है नया, ये क्या बना है, डीएनए बना है ये, ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद में ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से, तो ये स्ट्रक्चर बनेगी और ये यहाँ पे रह गया छोटा। अब यहाँ से क्या होगा, एक नया प्राइमर आएगा, नॉर्मल प्राइमर आएगा और इस प्राइमर की सहायता से इस डीएनए का सिंथेसिस कर दिया जाएगा। तो अब ये फ्रेगमेंट क्या हो गया, बड़ा हो गया। इस प्रकार से डीएनए जो ये है टेलोमेरेज एंजाइम है, बड़े फ्रेगमेंट की लेंथ को बढ़ाता है और उसके साथ में फिर नॉर्मल जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो क्या करता है, छोटे वाले जो डीएनए है उसके लेंथ को बढ़ा देते हैं और इस प्रकार से क्रोमोसोम की जो लेंथ है उसको क्या करते हैं, बनाए रखते हैं, जिसके कारण से इन सेल्स में कभी भी एजिंग नहीं आती है। यदि ये एंजाइम अपने सोमेटिक सेल में अपने अंदर हो तो अपन कभी भी एजिंग से नहीं गुजरेंगे, अपने अंदर कभी भी बुढ़ापा या एजिंग नहीं आएगी। लेकिन अपनी सोमेटिक सेल में ये जीन कभी भी एक्सप्रेस नहीं होते हैं। आगे अपन देखेंगे टेमनीज, डीएनए सर्व एज ए टेम्पलेट फॉर आरएनए सिंथेसिस, genetic code is universal, RNA can serve as template for the DNA formation। ये ठीक है थ्योरी। RNA can serve as template, RNA किसके रूप में काम कर रहा है, टेम्पलेट के रूप में काम कर रहा है फॉर DNA फॉर्मेशन के लिए। ये इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे 87 के अंदर, द टेक्निक यूज टू सिंथेसाइज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डीएनए के स्पेसिफिक फ्रेगमेंट्स की आप मल्टीपल कॉपीज प्राप्त करना चाहते हो, उसे क्या कहते हैं, जीन एम्प्लीफिकेशन के नाम से जानते हैं, जीन या डीएनए एम्प्लीफिकेशन के नाम से जानते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है, पीसीआर। पीसीआर क्या है, जीन एम्प्लीफिकेशन या डीएनए एम्प्लीफिकेशन का एक टेक्निक होता है। यहाँ पे अपन देखेंगे, इसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइमेट्रिक फ्रूट। देखो दो प्रकार के फ्रूट होते हैं, क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक का मतलब होता है कि कोई भी एक प्लांट है, प्लांट के ऊपर जो फ्रूट लगे हैं, ये फ्रूट लगा है, इस फ्रूट को यदि आपने इमेच्योर में, मतलब पका हुआ नहीं, अभी हरा है और आपने इसको तोड़ लिया है, इस प्रकार से आपने इसको तोड़ लिया है, ठीक है ना। यहाँ अभी भी पत्तियाँ लगी हुई हैं, इस प्रकार से ये वाला पार्ट को आपने तोड़ दिया, इसको आपने कुछ इसमें रखा, आपने कुछ घास फूस के अंदर रखा, थोड़ा सा हीटिंग दी, तो अगर ये पक जाता है, क्या जाता है, पक जाता है। मतलब क्लाइमेट के द्वारा तोड़ने के बाद यदि क्लाइमेट के द्वारा आप पका सकते हो उसे, जैसे चिक्कू है पका सकते हो आप, पपीता है पका सकते हो आप, केला है पका सकते हो आप, सेब है पका सकते हो आप, अंगूर है नहीं पका सकते,
ठीक है ना, लीची है नहीं पका सकते आप, स्ट्रॉबेरी है नहीं पका सकते आप। तो ऐसे वाली चीज़ें होती हैं जो क्लाइमेट के एनवायरनमेंट से पक जाती है, उसे क्लाइमेट्री कहते हैं। नहीं पकती है तोड़ने के बाद, मतलब कई ऐसे फ्रूट होते हैं पकने के बाद ही तोड़ जाते हैं, जैसे अंगूर है, खट्टा को नहीं तोड़ता, पकने के बाद ही तोड़ा जाता है, तो वो कैसे होते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक होते हैं। तो यहाँ पर क्लाइमेट्रिक पूछा है तो एप्पल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसे तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है, ग्रेप भी नहीं पकाया जा सकता, स्ट्रॉबेरी भी नहीं पकाया जा सकता, और मेज को भी नहीं पकाया जा सकता है। ये सभी कैसे हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना भाई। इसमें से आज क्लाइमेट्रिक पूछा है, अगली बार वो नॉन क्लाइमेट्रिक पूछ लेगा, ठीक है। यहाँ पे अपन देखेंगे जीन एम्प्लीफिकेशन का तो हो ही गया है, तो थोड़ा सा इसको और थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पे 85 नंबर, टोमेटो फ्रूट टिश्यू सॉफ्टनिंग इज प्राइमरीली, मतलब होता क्या है, टमाटर जो है वो कम टाइम के लिए सर्वाइव करते हैं। टमाटरों की जो भीतियाँ होती है वो गलने लगती है। यदि आपको ट्रांसपोर्ट करना हो एक जगह से दूसरी जगह, तो वो उनकी भीतियाँ क्या होती है, गलने लगती है, टमाटर सड़ जाते हैं। ऐसे प्रॉब्लम पहले भी देखी गई थी। ड्यू टू इंक्रीज द एक्टिविटी, किसकी एक्टिविटी से होता है, सीधी सी बात है, टमाटर के अंदर जो वॉल है, ठीक है ना, मिडल लेमिला है, पैक्टिन की बनी होती है, पैक्टिन की बनी होती है। यदि इसको कोई एंजाइम तोड़ रहा होता है तो वो उनकी भीतियां हैं, वो टमाटर है जल्दी सड़ जाएंगे। इसका मतलब इसको तोड़ने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है, तो वो कौन सा होता है, पॉलीग्लैक्ट यूरोनेज। इसे पूछा है पॉलीग्लैक्ट यूरोनेज, तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, पॉलीग्लैक्ट यूरोनेज। और पॉलीग्लैक्ट यूरोनेज को रोकने के लिए उसे क्या किया गया है, रोका गया है, क्या किया गया है, उसे इनहिबिट किया गया है, उसे साइलेंट किया गया है, उसे क्या किया गया है, साइलेंट किया गया है। और ऐसे टमाटर की जो वैरायटी जिसमें पॉलीग्लैक्ट यूरोनेज एंजाइम को साइलेंट किया है जीन साइलेंसिंग के द्वारा, उसे क्या कहते हैं, फ्लावर सावर। ऐसे प्लांट को, टोमेटो की ऐसी जो वैरायटी है उसे क्या कहते हैं, फ्लावर सावर के नाम से, हाँ फ्लावर सावर ही है शायद, टोमेटो की फ्लावर सावर वैरायटी है, उसे क्या कहते हैं, फ्लावर सावर कहते हैं। कब कहते हैं, जब उनकी भीति को गलाने वाला जो एंजाइम है उसको आपने जीन साइलेंसिंग के द्वारा यदि उसे इनएक्टिव कर दिया है। और यहाँ पे पूछा है, एक बार आता है कई बार, कि फ्लावर सावर टोमेटो जो बनाया गया था जीन साइलेंसिंग के द्वारा, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज मिली गई थी, तो क्या हो गया आप, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी को यूज में लिया गया था और इसे बनाया गया था। यहाँ पे अपन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिवली बैरियर टू मूवमेंट ऑफ द वाटर थ्रू द एपोप्लास्टिक, कि वाटर जो है वो चलता रहता है किसके द्वारा, एपोप्लास्टिक के द्वारा, लेकिन उसको रोकता कौन है, तो एंडोडर्मिस जो होती है, क्या होती है, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर सुबेरियन का डिपोजिशन पाया जाता है। एंडोडर्मिस जो होती है रूट की, उसमें क्या पाया जाता है, सुबेरियन पाया जाता है। सुबेरियन का डिपोजिशन जो होता है उसे क्या कहते हैं, कैस्पेरियन बैंड कहते हैं। और वो क्या करता है, इसके वाटर के ट्रांसपोर्ट को रोकता है। और यहाँ पे क्या होता है, सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट होता है, कौन सा, सिम्प्लास्ट वाला ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है, एपोप्लास्ट को वो रोक लेता है। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पे, देखो 89, द प्रेशर ऑन सेल वॉल, ये कोई सेल है, सेल वॉल के ऊपर प्रेशर लग रहा है अंदर से इस प्रकार से, प्रोड्यूस ड्यू टू स्वेलिंग ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल के बढ़ने के कारण से बाहर की तरफ एक प्रेशर लगता है सेल वॉल के ऊपर, से क्या कहते हैं, ट्रिगर प्रेशर के नाम से जानते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है, अगर आप लैंग्वेज समझे हो तो इसका राइट आंसर आएगा ट्रिगर प्रेशर, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन थे आज के अपने, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप लोगों की डिमांड थी कि सर जो नॉर्मल ब्लैंक बोर्ड है आप उसको यूज में लिख के एक्सप्लेन करो, ताकि हमें उसे समझने में आसानी हो, क्योंकि इसके ऊपर लिखता हूँ तो इतना समझ में नहीं आता, मिक्स हो जाता है। तो मैंने आज कोशिश की है कि नॉर्मल जो ब्लैंक बोर्ड लिया है और उसी के ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, रिप्लाई जरूर देके जाइए आप लोग। आज के लिए अपना क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू।